and a new slogan has now been coined by the BJP. Their new 2024 war cry is ready. It's तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार. So that is the new slogan that will... अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बोलो महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार, फिर एक बार 400 पार वाला नारा तो पूरा नहीं हो पाया, सरकार जरूर बन रही। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं मोदी जी इस बार 400 पार क्यों नहीं कर पाए? 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी और अमित शाह ने इस बार 400 पार का नारा लगाया था, और दे भी क्यों ना, 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें मिलाई थी और सरकार पूर्ण बहुमत में थी। तो आपको बता दें कि चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने एक नया इतिहास रच दिया है। एनडीए 344 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि बीजेपी ने अपने दम पर पहली बार 300 से ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। यूपी बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण हो चुका था। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार आया, बुनियादी ढांचे में बहुत अच्छा काम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सुधार आए, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और कश्मीर की 370 धारा हटाने की बात हो या पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके कारण कि सिर्फ मोदी जी को ही नहीं, जनता को भी ऐसा लग रहा था कि मोदी जी इस बार 400 पार कर ही लेंगे। लोग भी जानते हैं कि इस बार चुनाव के नतीजों के दौरान 400 पार क्या, 2019 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए और सिर्फ 240 सीटें ही मिला पाए। सबसे बड़ी आशा मिली जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में। इनकी कई कारणे हैं, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। मैं ही नहीं, बहुत सारे जो विश्लेषक हैं उन्होंने अति आत्मविश्वास बहुत बड़ा रीज़न बताया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से 2019 में इन्होंने 303 सीटें मिलाई थी और पूर्ण बहुमत में थे, इस वजह से ये पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि इस बार 400 पार कर ही लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इनके जो एजेंडा था वो पूरा हुआ था, और कार्यकारिणी मंडल ही नहीं तो सामान्य कार्यकर्ता को भी इन पे विश्वास था। नहीं कुछ तो मोदी जी के नाम पर तो चुन के ही आएंगे, ऐसा इनको लग रहा था। तो ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हो या फिर बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं के अगेंस्ट में बहुत सारे एलिगेशंस हो, इस पे भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनको उस पर वर्कआउट नहीं किया, और जितना 100% देना चाहिए था उतना इन्होंने दिया नहीं। इसकी वजह से भी इस बार उनका जो टारगेट था वो पूरा कर नहीं पाए और एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। जिस तरीके से देश में तो रास्तों का जाल बनाया गया और उसके साथ साथ उसको चौड़ा भी किया गया, और जो भी राम मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाया गया उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण हुआ था उसमें बहुत सारे लाभार्थियों को पैसा, जितना मुआवजा मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, या फिर उसमें डिले हुआ था। उस वजह से बहुत सारे जो लाभार्थी थे वो नाखुश थे, क्योंकि भगवान के लिए हमारा घर तोड़ दिया, हमारे बिजनेसेस उजाड़ दिए, ये भी एक उनके मन में भावनाएं थी। और जिस तरीके से बहुत सारे मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो है लोगों ने बनाए थे, उस पर भी यूपी में बुलडोजर चलाया गया, इस वजह से भी लोग नाखुश थे। वो भी एक वजह हो सकती है। इसमें और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पुराने बीजेपी के नेता है या फिर कार्यकर्ता है, उनको कहीं ना कहीं किसी भी कंसिडरेशन में रखा नहीं गया, और जो कोई भी निर्णय है कार्यकारिणी मंडल और के नेता ही लेते हुए नजर आए थे। तो इस वजह से सामान्य कार्यकर्ताओं ने जो पूर्ण काम है या फिर
उम्मीदवारी देने की जो बात है उसमें भी उन्होंने लापरवाही बरती। इस वजह से ही भी 303 से डायरेक्ट 240 पे आना पड़ा, ऐसा सबको लगता है। और अगर शायद लोकल कार्यकर्ताओं की बातें सुनते या फिर उनकी बातें कंसिडरेशन में लेते तो कहीं ना कहीं ये जो नुकसान हुआ है वो होता नहीं और बीजेपी कई अलग स्थिति में होती या फिर स्ट्रांग पोजीशन पे रहती। कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लग रहा था मुस्लिम भाई तो नहीं देंगे बीजेपी को वोट, लेकिन मुस्लिम बहनें अपना वोट बीजेपी को ज़रूर देंगे, क्योंकि ट्रिपल तलाक ये जो उनका कानून था वो उन्होंने एबोलिश किया था। उस वजह से बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को राहत मिली थी, क्योंकि अगर शौहर ना बताए कोई औरत घर में लाके खड़ा करता है और 3 बार तलाक बोलने पे उसकी तो ज़िंदगी नरक बन जाती थी। तो इसमें एक सुधार आया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था कि आदमी लोग तो नहीं लेकिन मुस्लिम बहनें तो वोट देंगी, लेकिन वो सही नहीं हुआ। और बहुत सारे मुस्लिमों को भी, मतलब जो योजनाएं रखी गई थी सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं रखी थी, सभी के लिए थी। जैसे योजना है मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चलाई गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई थी। उसके तहत ना बल्कि हिंदुओं को, मुसलमानों को भी अच्छा खासा उसका लाभ मिला था। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मुस्लिमों का वोट आएगा, उसमें वो फेल हो गए। और जाहिर सी बात है कि मुस्लिम जनता है ये बहुत भोली है, और जो उनके नेता या फिर नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं उनके चक्करों में जल्दी जाती है। तो राहुल गांधी की खटाखट वाली 8,500 हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक हमारी सरकार डालेगी। स्कीम और उसके साथ साथ समान संपत्ति वितरण का भी जो उन्होंने ऐलान किया था अपने भाषणों में, जिस तरीके से खटाखट 8,500 रुपये आपके खाते में हर महीने आएंगे, उसका वादा किया था। और लोगों को कैश में जो मिलने वाला बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट ही करता है। उस चक्कर में कुछ लालची लोग उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली और कांग्रेस को और सपा को वोट दे के आ गए। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है बीजेपी को शिकस्त मिलने की। जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे या फिर भाषणों में देखे होंगे, बहुत सारे अपोजिशन के लीडर ये बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि ये आखिरी समय है, अगर आपको देश को डिक्टेटरशिप में झोंकना नहीं है तो हम टीआरएस और आरएसएस और बीजेपी, इनका सीक्रेट अलायंस है। अगर आप इन लोगों को वोट देंगे, हमें वोट दो। और जिस तरीके से मैनिपुलेटेड वीडियोस चलाए जा रहे थे यूट्यूब पे, और वो एक क्रांति लाने की कोशिश की जा रही थी, मतलब वो डमी क्रांति थी, वो रियलिटी में हो नहीं सकती थी, क्योंकि जितने काम इन्होंने किए थे उसके सामने तो वो कुछ भी नहीं था। फिर भी कहीं ना कहीं जो खोपड़ी बातों में आ जाते वैसे लोग पिघल गए और उससे भी बीजेपी को नुकसान है। ये बात तो है जगजाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरीके की क्षेत्रीय पार्टी में मतलब तोड़फोड़ मचाई थी, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो शिवसेना को तोड़ा गया और उनके जो पुराने नेता थे बाला साहब ठाकरे के समय में उनको अलग किया और बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने सरकार बनाई।
उस सरकार में, और जो कि राष्ट्रवादी पार्टी थी, बाद में उन्होंने शरद पवार की पार्टी को तोड़ा और उनके भतीजे को ही अपने साथ बुला लाए। अभी इनकी जो विचारधारा है बीजेपी के साथ कहीं भी मेल नहीं खा रही थी, फिर भी इन्होंने अपने जो सोच है, सोच के साथ नहीं गए और कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लिया। से भी बहुत सारे लोग आहत हो चुके थे और शायद इस बार उन्होंने विश्वास था वो गवा दिया महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ा झटका पड़ा है। बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट गिरे थी कि ये आएंगे ही आएंगे, लेकिन उस पे झटका आ गया। और कुछ तो कैंडिडेट ऐसे खड़े किए थे कि जिन पे किसी भी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता था। किस हालात में निर्णय हुए तो वो उनको ही पता है। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि बीजेपी उतना नहीं कर पाई। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में नाकामी मिलने का कारण यही था। उत्तर प्रदेश का जो उच्च वर्ग, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये जो उच्च वर्ग है, उनका आशीर्वाद नहीं लिया गया या फिर उनको विश्वास में नहीं लिया गया। इस वजह से उन्होंने बीजेपी को अपना आशीर्वाद नहीं दिया। वहीं पे अखिलेश यादव, ये यादव वंश है, तो उनके वोट जितने भी थे वो समाजवादी पार्टी को गए। और इस तरीके से जो यूपी में मार खानी पड़ी उसका रीज़न ये बोला जाता है। हमने बहुत बार देखा होगा कि जो दोनों टर्म हुए थे मोदी जी के, उस दोनों टर्म्स में बीजेपी के साथ आरएसएस साथ साथ दिख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 में आरएसएस का जो नाम है कहीं भी सुर्खियों में नहीं आ रहा था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि 2024 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को जिस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया, क्योंकि पहले जो हर कोई निर्णय में इनका ओपिनियन लिया जाता था या फिर डिस्कशंस होते थे, उस तरीके से इस बार इनको पकड़ा गया और बहुत सारे डिसीजंस में इनको नहीं दिया गया। इस वजह से आरएसएस ने अपनी हेल्प नहीं करी और वो भी एक कारण बताया गया। अगर आप सीरियसली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी के जो भक्त आने वाले लोग हैं, ट्रेट लोग हैं, वही उनको ज़्यादा चाहते हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं, लेकिन वो एक्ट में नहीं आ पाता। मतलब एक्ट तो एक ही चीज़ हो सकती है, वोटिंग। तो जितने भी शिक्षित लोग थे वो भी यही इसमें धारणा में रहे कि जिन्होंने मोदी जी को वोट ही नहीं किया, दिल में मोदी है लेकिन बटन नहीं दबाई, तो इस वजह से भी एक वो भी इफेक्ट कहा जाता है। इस पर से यही पता लगता है इतने भी काम बीजेपी ने आत्मनिरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। पार्टी के निष्ठावान है, उनको प्राधान्य दे के उनकी ज़रूरतें पूरी करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आने वाले इलेक्शन में जो गलतियां हुई है वो सुधार के एक अच्छा बहुमत लेके राज्य सरकारें बनने वाली हैं, उसमें अपनी भागीदारी बढ़ा के एक नेशन को और अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। तो इस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है और सभी दर्शकों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वोट ज़रूर करिए। आपको पसंद है, अच्छा काम करने वाला है, उसको ही करिए, नैरेटिव के चक्कर में ना पड़े। धन्यवाद।